हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। यूपी पीसीएस प्री 2022 के लिए यूपीएससी हिंदी द्वारा करेंट अफेयर्स की ये स्पेशल सीरीज़ स्टार्ट की गई है और इस सीरीज़ के माध्यम से 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स जो है वो कवर कराए जा रहे हैं। अगर पिछली क्लास तक देखें तो पिछली क्लास तक 425 जो प्रश्न है 425 क्वेश्चंस वो कवर कराए जा चुके हैं। आज की क्लास में हम इनके आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आज का जो अगला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आज का जो अगला प्रश्न है यहाँ देखेंगे कि वर्ष 2021 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। तो देखें, अगर नोबेल पुरस्कार को तो यूपी पीसीएस में लगभग प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार से जो है कि एक प्रश्न बनता है और प्रश्न ये कह रहा है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में से 2021 के इसमें से कौन शामिल नहीं है। तो ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है डेविड कार्ड, ऑप्शन बी है दिमित्री मुराटोव, ऑप्शन सी है जोशुआ एंग्रिस्ट और ऑप्शन डी है गुइडो एम्बेंस। चारों ऑप्शन को देखें तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दिमित्री मुराटोव। देखेंगे दिमित्री मुराटोव को जो है इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार न प्रदान करके 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इनको नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2021 में। और बाकी अन्य ऑप्शन देखें जैसे डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट तथा गुइडो एम्बेंस को, इन तीनों लोगों को जो है कि 2021 के अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इनको प्रदान किया गया था। यहाँ देख लेंगे नोबेल फाउंडेशन को। तो नोबेल फाउंडेशन द्वारा जो है कि प्रत्येक वर्ष शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र, चिकित्सा के क्षेत्र में जो है कि नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है तथा नोबेल फाउंडेशन की जो स्थापना हुई थी ये 29 जून 1900 को इसकी स्थापना हुई थी तथा नोबेल पुरस्कार जो है कि देने का जो प्रारंभ किया था इसने 1901 से प्रारंभ किया था। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक राइटिंग फॉर माई लाइफ के लेखक हैं। देख लेंगे यहाँ प्रश्न को। द ऑथर ऑफ द रिसेंटली पब्लिश्ड बुक राइटिंग फॉर माई लाइफ इज, और ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है रस्किन बॉन्ड, बी है सलमान रुश्दी, सी है जयतीर्थ राव और डी है अमिताभ घोष। और ऑप्शन जो इसमें सही हो जाएगा रस्किन बॉन्ड इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर हम रस्किन बॉन्ड को देखें तो ये ब्रिटिश मूल के जो है भारतीय लेखक हैं, ब्रिटिश मूल के भारतीय लेखक हैं। वहीं अगर हम देख लेंगे इस पुस्तक को, जो राइटिंग फॉर माई लाइफ जो पुस्तक है, इसमें जो है कि रस्किन बॉन्ड की कुछ कहानियाँ, निबंध, कविताएं जो हैं उनका संकलन जो है कि इस पुस्तक में किया गया है। अगर हम अन्य ऑप्शन को देखें जैसे कि सलमान रुश्दी, तो ये जो है ये ब्रिटिश भारतीय उपन्यासकार हैं और जो अमिताभ घोष हैं ये जो है कि भारतीय लेखक हैं। अगर हम रस्किन बॉन्ड के प्रथम उपन्यास की बात करें तो उसका जो नाम है देखेंगे, उनका पहला जो उपन्यास जो है द रूम ऑन द रूफ, ये जो है कि रस्किन बॉन्ड का पहला उपन्यास है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपने मूल कॉरपोरेट नाम को मेटा करने का निर्णय लिया है। देखेंगे प्रश्न को। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज डिसाइडेड टू चेंज इट्स ओरिजिनल कॉरपोरेट नेम टू मेटा। और ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है फेसबुक, बी इंस्टाग्राम, सी व्हाट्सएप और डी ट्विटर। और ऑप्शन जो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा फेसबुक। यहाँ देखेंगे ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फेसबुक के जो फाउंडर और सीईओ हैं उनके द्वारा जो है फेसबुक के नए नाम की घोषणा की गई है और फेसबुक को जो अब नए नाम से जाना जाएगा वो जो है कि मेटा के नाम से जाना जाएगा। और ये तथा ये जो है कि मूल कंपनी मेटा जो है, इसकी जो मूल कंपनी है मेटावर्स, उसके अंतर्गत काम करेगी। तो ऑप्शन इसमें ए सही हो जाएगा कि फेसबुक ने जो है कि अपने मूल कॉर्पोरेट नाम को मेटा करने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है फूमियो किशिदा को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है।
प्रश्न यहाँ देखेंगे, फूमियो किशिदा हैज़ बीन री इलेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री रिसेंटली। और ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए वियतनाम, बी जापान, सी सिंगापुर और डी इंडोनेशिया। और ऑप्शन जो इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि फूमियो किशिदा को जो है जापान के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। देख लेंगे ये फूमियो किशिदा जो है उनकी पिक्चर है, देख लेंगे यहाँ कि जापान के जो फूमियो किशिदा हैं उनको 3 अक्टूबर 2021 को जो है संसद द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। और ये किसका स्थान लेंगे, तो ये योशिहिदे सुगा का स्थान लेंगे। अगर इनको देखें फूमियो किशिदा को, तो ये जापान के पूर्व विदेश मंत्री भी रहे हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास जो शक्ति 2021 है उसका छठा संस्करण किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया है। प्रश्न को यहाँ देखेंगे, द 6th एडिशन ऑफ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति 2021 वॉज हेल्ड बिटवीन विच टू कंट्रीज। और ऑप्शन देखेंगे, ए श्रीलंका, बी फ्रांस, सी इंडोनेशिया और डी मलेशिया। और ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा, ऑप्शन बी फ्रांस इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ अगर प्रश्न को देखें तो प्रश्न ये कह रहा है कि किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया है, जबकि जो ऑप्शन है वो केवल जो है कि इसमें सिंगल कंट्री ही दी गई है। तो यहाँ देखेंगे ये दो देश जो हैं, जो संयुक्त जो सैन्य अभ्यास है शक्ति 2021 इसका जो आयोजन किया गया है फ्रांस और भारत के मध्य जो है कि इसको आयोजित किया गया है। यहाँ देख लेंगे फ्रांस और भारत के मध्य जो अन्य एक्सरसाइजेज होती हैं, तो देख लेंगे वरुण को, तो ये फ्रांस और भारत के बीच नौसेना अभ्यास है। डेजर्ट नाइट और गरुड़ को देख लेंगे तो ये वायुसेना अभ्यास है भारत और फ्रांस के बीच। और शक्ति को देख लें तो ये भारत और फ्रांस के बीच जो है कि ये सैन्याभ्यास है। अगर अन्य ऑप्शन को देखेंगे तो अन्य ऑप्शन देख लेंगे इसमें इंडोनेशिया को, तो भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सी एक्सरसाइज होती है, तो भारत और इंडोनेशिया के मध्य देख लेंगे तो गरुण शक्ति। यहाँ ध्यान देंगे अगर गरुण है तो गरुण जो है सैन्याभ्यास गरुण जो एक्सरसाइज है वो भारत और फ्रांस के वायुसेना के मध्य होता है, लेकिन जो गरुण शक्ति है भारत और इंडोनेशिया के बीच होती है। यहाँ श्रीलंका देख लेंगे तो श्रीलंका से जो है कि भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति इसका नाम है होने वाली एक्सरसाइज का। बाकी हम मलेशिया को देख लें तो जो हरिमऊ शक्ति है, हरिमऊ शक्ति इसका जो आयोजन होता है वो भारत और मलेशिया के मध्य होता है। यहाँ देख लेंगे कि ये जो सैन्याभ्यास हुआ शक्ति 2021 ये इसका जो है कि भारत की तरफ से जो है कि प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो यहाँ देख लेंगे कि गोरखा राइफल्स इन्फेंट्री जो बटालियन है उसकी प्लाटून ने इस द्विपक्षीय अभ्यास में जो है कि भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व किया था। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि 5 जून को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम थी। और प्रश्न यहाँ देख लेंगे, व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2021 ऑब्जर्व्ड ऑन 5 जून। और ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन है सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, ऑप्शन बी देख लेंगे, ऑप्शन बी है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, और सी ऑप्शन देखेंगे, सी ऑप्शन है इकोसिस्टम रीस्टोरेशन, और ऑप्शन डी है एयर पॉल्यूशन। और इसमें ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखें अगर विश्व पर्यावरण दिवस जो 2021 है उसकी थीम जो है वो इकोसिस्टम रीस्टोरेशन है, और इसका अर्थ है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। देख लेंगे पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। और इसको अगर समझें तो इसको यहाँ देख सकते हैं, इसका जो है कि आसान शब्दों में मतलब है पृथ्वी को एक बार फिर से अच्छी अवस्था में लाना। और इसका अर्थ है यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण करना, पुराने जल निकायों को जीवित करना जो कि जो है कि मतलब सूखे पड़ गए हैं, और देखेंगे प्राकृतिक वनों का निर्माण आदि करना, ये सभी जो है कि पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली में सम्मिलित हो जाते हैं। अब यहाँ देखेंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो प्रत्येक वर्ष जो है कि 5 जून को मनाया जाता है। और
देख लेंगे। इसको मनाने की जो घोषणा की गई थी वो 1972 में की गई थी तथा 5 जून 1974 को ये पूर्णतः लागू हुआ था। देखेंगे 5 जून 1974 को ये पूर्णतः लागू हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि योग ब्रेक वाई या फिर वाई ब्रेक जो मोबाइल ऐप है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। यहाँ देखेंगे योगा ब्रेक मोबाइल ऐप हैज़ बीन डेवलप्ड बाई, और ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, बी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, सी है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और डी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और ऑप्शन जो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। अगर हम देखें योगा ब्रेक को तो ये जो है कि आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। यहाँ देखेंगे केंद्रीय जो आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, उनके द्वारा जो है कि नई दिल्ली में वाई ब्रेक योग प्रोटोकॉल मोबाइल जो एप्लीकेशन है वो लॉन्च किया गया है। और यहाँ अगर इस पिक्चर को देखेंगे, यहाँ देख लेंगे अगर इस पिक्चर को, तो जो वाई ब्रेक जो ऐप लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये जो है कि मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा द्वारा जो है कि इसको प्रस्तुत किया जाएगा। वही यहाँ दिया हुआ है कि ऐप को मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा विकसित किया गया है तथा इसका जो प्रारंभ किया गया है ये आयुष मंत्रालय द्वारा इसको जो है कि विकसित किया गया है। यहाँ देख लेंगे इसका लक्ष्य देख लेंगे। वाई ब्रेक का जो लक्ष्य है तो इसका लक्ष्य जो है वो लोगों को योग के प्रति जागरूक करना है, लोगों को योग के प्रति जागरूक करना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश का पहला शहर बन गया है। प्रश्न देखेंगे विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ बिकम द फर्स्ट सिटी इन द कंट्री टू हैव वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम। और ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है आगरा, बी है लखनऊ, सी है कानपुर और डी है गोरखपुर। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखें अगर आगरा को, तो आगरा शहर जो है वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश का पहला शहर बन गया है। और ये प्रश्न इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आगरा जो शहर है वो उत्तर प्रदेश का शहर है, तो यूपी पीसीएस एग्ज़ाम्स के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगर हम देखें इसमें वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम को, तो इससे जो है कि कई घरों को जोड़ा जाएगा और ये जो है कि अपशिष्ट को ले जाने के लिए इसका निर्माण किया गया है। घरों से अपशिष्ट को ले जाने के लिए इसका निर्माण किया गया है। देखेंगे जो वैक्यूम सीवर सिस्टम है उसमें अपशिष्ट को ले जाने के लिए कम पानी की आवश्यकता होगी। ये जो सीवर सिस्टम लगाया गया है इसमें कई घरों को जोड़ा गया है और इसके माध्यम से जो है जो वैक्यूम सीवर सिस्टम है उसमें अपशिष्ट को ले जाने के लिए कम पानी की आवश्यकता होगी। और देखेंगे इस तरह जो है कि पानी की बचत होगी तथा ये एक जो वैक्यूम सिस्टम बनाया गया है ये क्लोज सिस्टम है तथा इससे जिससे जो है कि किसी भी प्रकार की कोई गंध या फिर कोई रिसाव जो है इससे नहीं होगा। तो अपशिष्ट को ले जाने के लिए जो है कि वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम का जो निर्माण किया गया है वो निर्माण करने वाला जो आगरा है वो देश का पहला शहर बन गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है और देखेंगे इस प्रश्न में कि ये इसका जो निर्माण किया गया है वो नीदरलैंड की कंपनी के सहयोग से किया गया है। नीदरलैंड की कंपनी के सहयोग से इसका निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को द्वारा साल 2022 के लिए किस शहर को विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया है। और ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है त्बिलिसी जॉर्जिया, या फिर बी है कुआलालंपुर मलेशिया, और सी है कोनार्की गिनी गणराज्य, और डी है ग्वाडलजारा मैक्सिको। तो देखेंगे यूनेस्को द्वारा जो है कि प्रत्येक वर्ष देखेंगे तो किसी शहर को विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में जो है कि चयन किया जाता है यूनेस्को द्वारा। तो ये जो है कि 2022 के लिए किस शहर को चुना गया है, तो ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ देखेंगे ऑप्शन नंबर जो डी है यानी कि ग्वाडलजारा जो मैक्सिको में है उसको जो है कि विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया है।
और देखेंगे ये जो राजधानी जो चुनी जाती है, जो विश्व पुस्तक राजधानी चुनी जाती है, वहाँ जो है कि विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ मतलब की जाती हैं, ताकि जो बुक्स हैं, जो पुस्तकें हैं, उनके प्रति जो है कि लोगों का झुकाव बढ़े तथा वो पढ़ने के लिए प्रोत्साहित हों। तो इस प्रकार जो यूनेस्को ने इस साल जो चुना है विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में, वो ग्वाडलजारा जो शहर है उसको चुना गया है। बाकी अगर हम मैक्सिको को देखें तो मैक्सिको जो है कि ये उत्तरी अमेरिका का देश है। और अगर यूनेस्को को देख लें तो यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी वो 16 नवंबर को हुई थी, 16 नवंबर 1945 को। देख लेते हैं आगे। अगला जो प्रश्न है देखेंगे कि पोषण पखवाड़ा 2022 किसके द्वारा आयोजित किया गया है। और इस प्रश्न को देख लेंगे यहाँ कि पोषण पखवाड़ा 2022 वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, और ऑप्शन यहाँ देख लेंगे। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, बी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ऑप्शन सी है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और डी है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो अगर हम देखें पोषण पखवाड़ा जो है कि ये किस मंत्रालय की पहल है, किसके द्वारा आयोजित किया गया है। तो अगर हम इस पिक्चर को देखें तो इसको देख के ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये किस मंत्रालय की पहल है। तो इसको जो शुरू किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के तहत शुरू किया गया है। तो इस प्रकार इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा, यानी कि महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा जो है कि पोषण पखवाड़ा 2022 का आयोजन किया जाएगा। यहाँ देख लेंगे महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा जो है 21 मार्च से 4 अप्रैल 2022 तक, 21 मार्च से 4 अप्रैल 2022 तक चौथा पोषण पखवाड़ा जो है कि मनाया जाएगा। अब हम देख लेंगे पोषण पखवाड़ा क्या है। तो ये जो है पोषण अभियान के तहत पोषण संबंधी परिणामों में सुधार के लिए इसका आयोजन किया जाता है। और इसका जो प्रारंभ किया गया था पोषण पखवाड़ा का, तो इसका प्रारंभ जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 2019 में इसका प्रारंभ किया गया था। और इसका जो लक्ष्य है वो छोटे बच्चों, किशोरियों में अल्प पोषण, रक्ताल्पता यानी खून की कमी, ठिगनापन यानी कि बौनापन आदि को कम करना इसका लक्ष्य है। तो इस प्रकार हम देखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि 24वें ग्रीष्मकालीन मूक बधिर ओलंपिक्स 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है। प्रश्न को यहाँ देखेंगे। इन विच कंट्री वॉज द 24th समर डेफ ओलंपिक्स 2022 हेल्ड। और ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है ब्राज़ील, बी है इंग्लैंड, सी है जापान और डी है चाइना। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ब्राज़ील। यहाँ देख लेंगे मूक बधिर ओलंपिक्स, इसको जो है कि डेफलम्पिक्स भी कहा जाता है। तो मूक बधिर ओलंपिक्स जो 2022 है, इसका आयोजन जो है कि ब्राज़ील के जो है देख लेंगे काक्सियास डो सुल, ब्राज़ील के जो है कि काक्सियास डो सुल में इसका आयोजन किया गया है। और अगर इसको देखें तो 2021 का जो ग्रीष्मकालीन डेफलम्पिक्स था, 2021 का जो डेफलम्पिक्स था ग्रीष्मकालीन, उसको जो है कि स्थगित कर दिया गया था 2022 के लिए। और अभी जो इसका आयोजन किया गया है, वो 1 से 15 मई के बीच में वहीं ब्राज़ील के जो है कि काक्सियास डो सुल में किया गया है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगर हम यहाँ देख लें तो अगला जो डेफलम्पिक्स जो 2025 में आयोजित होगा वो जो है कि टोक्यो जापान में इसको आयोजित किया जाएगा। तो ये जो 2022 में आयोजित अभी किया गया है, इसका आयोजन जो है वो ब्राज़ील में किया गया है, तथा अगला जो आयोजित किया जाएगा वो जापान की राजधानी टोक्यो में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
विजडन अल्मनैक ने भारत के किस खिलाड़ी को 2022 के लिए वर्ष के 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में शामिल किया है? और प्रश्न यहाँ देखेंगे, विच इंडियन प्लेयर हैज़ बीन नेम्ड अमॉन्ग द 5 बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर बाय द विजडन अल्मनैक फॉर 2022? और ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए है जसप्रीत बुमराह, और ऑप्शन बी देखेंगे रोहित शर्मा, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, एंड डी है नॉन ऑफ द अबव। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी बोथ ए एंड बी, यानी एक और दो, ए और बी दोनों। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें देखेंगे विजडन अल्मनैक ने जो है भारत के जो कप्तान है रोहित शर्मा और जो तेज़ गेंदबाज है जसप्रीत बुमराह, उसको 2022 के लिए जो है वर्ष के 5 जो है सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में शामिल किया है। अगर हम विजडन अल्मनैक को देखें तो ये जो है कि ब्रिटेन से प्रकाशित होने वाली एक पत्रिका है, ये पत्रिका है जो कि ब्रिटेन से प्रकाशित होती है, और इसके द्वारा जो है कि भारत के कप्तान रोहित शर्मा को और जो गेंदबाज है भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को वर्ष के 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में शामिल किया गया है। यहाँ एक और चीज़ देख लेंगे, जो इंग्लैंड के पूर्व कप्तान हैं जो रूट, उनको जो है कि विश्व की अग्रणी क्रिकेट का ताज पहनाया गया है, क्रिकेटर का विश्व के अग्रणी क्रिकेटर का ताज पहनाया गया है, जो इंग्लैंड के पूर्व कप्तान रहे हैं जो रूट को। और वहीं अगर देखें तो महिला क्रिकेटर में तो जो दक्षिण अफ्रीका की जो लिजल ली हैं उनको विश्व की अग्रणी महिला क्रिकेटर का अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 के रूप में नामित किया गया है? और देख लेंगे यहाँ प्रश्न जो है, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 एट द इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022? और ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है बबीता सिंह, ऑप्शन सी है विवेक लाल, और ऑप्शन डी है जो है कि वेंकैया नायडू। और ऑप्शन जो इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा बबीता सिंह। यहाँ देखेंगे कि इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में जो है ग्लोबल पीस एम्बेसडर के रूप में जो है कि बबीता सिंह को नामित किया गया है। यहाँ इनकी हम पिक्चर देख सकते हैं। यहाँ देखेंगे बबीता सिंह को जो है ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 से सम्मानित किया गया है। अगर हम बबीता सिंह को देखें तो ये एक सीरियल जो है कि एंटरप्रेन्योर हैं, और इन्होंने जो है कि कई क्षेत्रों में देखेंगे, इन्होंने कई क्षेत्रों में जैसे कि शिक्षा में, खेल में, कला में, संस्कृति और कूटनीति के जो क्षेत्र में जो है इन्होंने शांति को बढ़ावा दिया है, और इसीलिए जो है कि इनको ग्लोबल पीस एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। तो इस प्रकार ऑप्शन इसका जो सही हो जाएगा, ऑप्शन बी बबीता सिंह इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है कि महिला T20 चैलेंज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ऑप्शन देखेंगे, जो पहला जो इसमें कथन है उसको देख लेंगे कि इस वर्ष महिला T20 चैलेंज का जो आयोजन हुआ है वो लखनऊ के एकाना स्टेडियम में हुआ है। और जो दूसरा कथन है, महिला T20 चैलेंज का जो टाइटल है वो स्पॉन्सर टाटा ग्रुप है। अब यहाँ देख लेंगे प्रश्न को कि विथ रेफरेंस टू द वुमेन्स T20 चैलेंज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एंड फर्स्ट स्टेटमेंट इज दिस ईयर द वुमेन्स T20 चैलेंज विल बी held at the Ekana Stadium in Lucknow, and second statement is the title sponsor of the women's T20 challenge is the Tata Group। तो यहाँ देख लेंगे कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, और ऑप्शन देख लेंगे केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक व दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, अगर इन दोनों कथनों को देखें तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो, यानी कि इनमें जो दोनों कथन हैं वो जो है कि गलत है। अगर हम देखें महिला T20 चैलेंज को तो ये जो है कि 24 से 28 मई के बीच जो है कि पुणे में
आयोजित होगा, ना कि जो है कि लखनऊ के एकाना स्टेडियम में। तो यहाँ देख लेंगे इसका आयोजन कब होगा। T20 चैलेंज का आयोजन जो किया जाएगा वो 24 से 28 मई के बीच पुणे में आयोजित किया जाएगा। तो इस प्रकार ये जो पहला कथन है वो गलत हो गया। और सेकंड कथन जो है कि महिला T20 चैलेंज का टाइटल स्पॉन्सर जो है वो टाटा ग्रुप है, ये भी कथन गलत है, क्योंकि इसका जो टाइटल स्पॉन्सर है माई 11 जो सर्किल है इसका स्पॉन्सर उसको बनाया गया है। यहाँ देख लेंगे माई 11 सर्किल जो है को इसका स्पॉन्सर बनाया गया। तो इस प्रकार ये दोनों जो कथन है वो जो है कि सही नहीं है। अब इसमें देख लेंगे कि महिला T20 जो चैलेंज है उसको जो है कि वुमेंस IPL के रूप में भी हम देख सकते हैं, वुमेंस IPL भी इसको कहा जाता है। जो महिला T20 चैलेंज है इसको जो है वुमेंस IPL भी कह सकते हैं। अब इसमें देखेंगे तो ये दोनों कथन जो है कि इसकी सही नहीं है। यहाँ देख लेंगे महिला T20 चैलेंज के लिए जो फैंटेसी लीग वेबसाइट है वो जो है कि माई 11 सर्कल को टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया है, ना कि टाटा ग्रुप को। और वहीं देख लेंगे इस सीज़न महिला T20 चैलेंजर्स का जो आयोजन किया गया है वो 24 से 28 मई के बीच जो है कि पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया है, ना कि लखनऊ के एकाना स्टेडियम में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और यहाँ ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है डॉक्टर सुमन के बेरी, और बी ऑप्शन है S सोमनाथ, ऑप्शन सी है राजीव कुमार, और ऑप्शन डी है मुकुल रोहतगी। इसमें देख लेंगे कि नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। और अगर प्रश्न को देखें तो यहाँ देख लेंगे हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग इन अप्रैल 2022। और ऑप्शन दे हैं तो ऑप्शन ए है डॉक्टर सुमन के बेरी, S सोमनाथ, सी राजीव कुमार और डी मुकुल रोहतगी। तो ऑप्शन जो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर सुमन के बेरी। यहाँ देख लेंगे डॉक्टर सुमन के बेरी को। तो डॉक्टर सुमन के बेरी को जो है कि नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और ये जो स्थान लेंगे वो राजीव कुमार का स्थान लेंगे। यानी अब तक जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे वो राजीव कुमार थे, तथा अब जो है कि डॉक्टर सुमन के बेरी इसके जो है कि नए उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। और देखेंगे कि 1 मई 2022 से अगले आदेश तक जो है 1 मई 2022 से जब अगले आदेश तक नीति आयोग का उपाध्यक्ष जो नियुक्त किया गया है वो डॉक्टर सुमन बेरी को किया गया है। यहाँ अगर नीति आयोग के बारे में देखें तो यहाँ देख लेंगे जो नीति आयोग है वो भारत सरकार की थिंक टैंक के रूप में ये कार्य करती है, तथा इसका गठन देखेंगे 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ था, तथा इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, तथा इसके अध्यक्ष जो हैं वो जो है कि PM बनाए जाते हैं। यानी वर्तमान में जो नरेंद्र मोदी हैं वो जो है कि नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, और इसके जो CEO हैं वो अमिताभ कांत हैं। और नए जो उपाध्यक्ष अभी चुने गए हैं वो डॉक्टर सुमन के बेरी चुने गए हैं, जिनको राजीव कुमार के स्थान पर जो है कि इनको नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है स्मार्ट सिटीज़ स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। और ऑप्शन इसमें देख लेंगे। ऑप्शन ए है पुणे, ऑप्शन बी है अमरावती, ऑप्शन सी है इंदौर और ऑप्शन डी है सूरत। यहाँ प्रश्न देख लेंगे वेयर वॉज द स्मार्ट सिटीज़ स्मार्ट अर्बनाइजेशन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड। और ऑप्शन देखेंगे ऑप्शन ए पुणे, बी अमरावती, सी इंदौर एंड डी सूरत। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी सूरत इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेंगे आवासन एवं शहरी मामलों के जो मंत्रालय द्वारा जो है जो स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के लिए स्वतंत्रता की जो 75वीं वर्षगांठ के लिए जो चलाया गया है आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसके तहत जो है कि स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो इसका आयोजन जो किया गया है वो सूरत में किया गया है। यहाँ इसको देख सकते हैं
कि आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जो है स्वतंत्रता की जो 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए जो श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू किया गया है, उसी के तहत जो है कि स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन का आयोजन जो किया गया वो 18 से 20 अप्रैल 2022 तक जो है गुजरात के सूरत शहर में आयोजित किया गया। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय अमेरिकी को यूएसए की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अब यहाँ देखेंगे, विच इंडियन अमेरिकन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डिफेंस एडवाइजर टू यूएसए वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस। और ऑप्शन यहाँ देख लेंगे, ऑप्शन यहाँ देखेंगे निरुपमा राव, बी ऑप्शन है शांति शेट्टी, ऑप्शन सी है नाथन हैरिस और ऑप्शन डी है सुनीता द्विवेदी। तो यहाँ अगर देखें तो जो है कि यूएसए की जो उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, उनकी रक्षा सलाहकार के रूप में जो नियुक्त किया गया है वो शांति शेट्टी को नियुक्त किया गया है। अगर शांति शेट्टी को देखें तो ये जो है यहाँ देख सकते हैं, शांति शेट्टी जो है वो जो है कि एक प्रमुख अमेरिकी नौसेना के लड़ाकू जहाज की पहली भारतीय अमेरिकी कमांडर हैं और उनको जो है कि कमला हैरिस के रक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ देख लेंगे कमला हैरिस को, तो कमला हैरिस जो है वो यूएसए की पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न यहाँ देखेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय थल सेना का सेनाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। और ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन ए है मनोज मुकुंद नरवाने, ऑप्शन बी है राकेश कुमार भदौरिया, ऑप्शन सी है विवेक राम चौधरी और ऑप्शन डी है मनोज पांडे। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे मनोज पांडे को जो है लेफ्टिनेंट जनरल जो कि लेफ्टिनेंट जनरल हैं, इनको भारतीय सेना के 29वें सेना अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। यहाँ देख लेंगे जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं मनोज पांडे, उनको भारतीय सेना के 29वें सेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और ये जो है कि मनोज पांडे ने जो पूर्व सेना अध्यक्ष हैं मनोज मुकुंद नरवणे, उनकी जगह ली है और जो अपने 28 माह के कार्यकाल के बाद जो है कि 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। जो मनोज मुकुंद नरवणे हैं वो अपने 28 माह के कार्यकाल के बाद जो है 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो जाएंगे तथा उनके स्थान पर जो है कि मनोज पांडे को भारतीय सेना का 29वां जो है कि अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अन्य ऑप्शन को यहाँ देख लेंगे और भी जो ऑप्शन है उसमें जो राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं, इनको अगर हम देख लें तो ये हमारे एयर चीफ मार्शल हैं। ये हमारे एयर चीफ मार्शल हैं। और बाकी अगर हम विवेक राम चौधरी को देखें तो ये 27वें वायुसेना प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है कि किस मंत्रालय ने ई दर पोर्टल विकसित किया है। और ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन ए है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, ऑप्शन बी है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन सी है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और डी है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। और ऑप्शन जो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। यहाँ प्रश्न को देख लेंगे, विच मिनिस्ट्री हैज़ डेवलप्ड द ईदर पोर्टल एंड यहाँ ऑप्शन देख लेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, बी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड डी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्पावरमेंट। तो ऑप्शन इसमें जो सही है ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जो है कि ईदर पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसमें अगर हम इसकी फुल फॉर्म देख लें तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट, डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट, ये जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और यहाँ देख लेंगे यह पोर्टल जो है
जो शुरू किया गया है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सड़क दुर्घटनाओं की तत्काल जानकारी प्रदान करने के लिए इसको जो है कि शुरू किया गया है। और जो दुर्घटना के मुआवजे के दावे जो होते हैं ये उनको निपटाने में भी मदद करता है, ताकि जो पीड़ित परिवार हैं जिनके घर के जिनका एक्सीडेंट हो गया है और जिनके घर के किसी सदस्य के साथ दुर्घटना हो गई है उनको जो है कि पीड़ित जो उनका परिवार है उनको राहत मिल सके, इसी लिए जो है कि ईदर पोर्टल को यहाँ विकसित किया गया है। इसमें यहाँ देख लेंगे कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ईदर नामक पोर्टल विकसित किया है, जो कि आसान पहुंच के लिए जो है कि डिजिटलीकृत जो है कि DPRS पोर्टल पर जो है इसको अपलोड किया जाएगा। तो इस प्रकार इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा जो है जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का जो आयोजन किया गया है वो अप्रैल 2022 में किस स्थान पर किया गया है। प्रश्न को यहाँ देखेंगे, वेयर वॉज द जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 ऑर्गेनाइज्ड बाई इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन अप्रैल 2022। और ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए है गुवाहाटी, बी है डिब्रूगढ़, सी है हल्दिया और डी है प्रयागराज। और ऑप्शन जो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डिब्रूगढ़ इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा जो है जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का जो आयोजन किया गया है वो डिब्रूगढ़ असम में किया गया है। देखेंगे इसका आयोजन जो किया गया है वो डिब्रूगढ़ असम में किया गया है। और जो है कि इसके द्वारा IWAI जो है यानी कि इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके द्वारा जो है कि 11 और 12 अप्रैल को 2022 को डिब्रूगढ़ असम में जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया। अब अगर हम देख लें यहाँ पे भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण तो इसकी स्थापना देख लेंगे। तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो 27 अक्टूबर 1986 को इसकी स्थापना की गई थी IWAI की। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है कि 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाएगा। और यहाँ देख लेंगे ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है ब्रिटेन और ऑप्शन डी है दक्षिण अफ्रीका। प्रश्न को यहाँ देखेंगे, 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स विल बी हेल्ड इन ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी इंडिया, सी ब्रिटेन एंड डी साउथ अफ्रीका। एंड द ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे 2026 के जो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में किया जाएगा। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर हम 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था इसका आयोजन कहाँ हुआ था, इसका आयोजन जो हुआ था वो बर्मिंघम में किया गया था। अगर हम देखें तो कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं या फिर राष्ट्रमंडल जो खेल होते हैं इसका आयोजन जो है कि हर 4 वर्ष पर किया जाता है। तो 2022 का बर्मिंघम में किया गया है तथा 2026 के कॉमनवेल्थ जो गेम्स होंगे उनका आयोजन जो है वो ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में BRO द्वारा दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण किन 2 राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ने के लिए किया जाएगा। यहाँ देख लेंगे, रिसेंटली द वर्ल्ड टालेस्ट टनल विल बी कंस्ट्रक्टेड बाय BRO टू कनेक्ट विच 2 स्टेट और UTs। तो यहाँ ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन है लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर, बी है जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश, सी है हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड और डी है हिमाचल प्रदेश एंड लद्दाख। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी हिमाचल प्रदेश एंड लद्दाख। देखेंगे कि BRO द्वारा ये घोषणा की गई है, जो कि BRO यानी कि सीमा सड़क जो संगठन है उसके द्वारा ये घोषणा की गई है कि हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ने के लिए 16,580 फीट की ऊंचाई पर शीकुला दर्रे पर जो है दुनिया का सबसे ऊंचा सुरंग जो है कि बनाया जाएगा। तो ये BRO द्वारा दुनिया की सबसे ऊंची जो सुरंग बनाई जाएगी वो शीकुला दर्रे पर बनाई जाएगी और इसकी जो ऊंचाई होगी ये 16,580 फीट की ऊंचाई पर बनाई जाएगी तथा ये हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ने का काम करेगी। अगर हम देखें BRO को तो BRO द्वारा ही देखेंगे कि अटल टनल का भी निर्माण किया जा रहा है। तो देख लेंगे BRO द्वारा ही
अटल टनल का भी निर्माण किया जा रहा है और ये विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग होगी, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग होगी। तथा ये जो है कि मनाली को लौह स्पीति से जोड़ेगी। जो अटल टनल है ये मनाली को लौह स्पीति से जोड़ेगी। तो इस प्रकार देख लेंगे कि जो शिकुला दर्रे पर जो दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग बनाई जा रही है वो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ने का काम करेगी। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, हाल ही में किस राज्य में वर्ष 2022 में 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? क्वेश्चन देखेंगे, रिसेंटली इन विच स्टेट it has been announced to celebrate 14th April as Equality Day in the year 2022। और ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी है तमिलनाडु, सी है आंध्र प्रदेश और डी है केरला। और इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे 14 अप्रैल को जो कि डॉक्टर अंबेडकर की जो जयंती होती है उसको जो है कि तमिलनाडु सरकार द्वारा जो है कि समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। यहाँ देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री जो है तमिलनाडु के एम.के. स्टालिन उन्होंने विधानसभा में ये घोषणा की कि बी.आर. अम्बेडकर की जो जयंती है जो कि 14 अप्रैल को होती है उसको जो है कि समथुआ नाल यानी कि समानता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उस दिन जो है कि नियम 110 के अनुसार एक वादा किया जाएगा। तो समानता दिवस जो है कि डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर जो मनाने की घोषणा की है वो तमिलनाडु सरकार द्वारा की गई है। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने कदम नामक भारत के पहले पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेनिक घुटने का अनावरण किया है? क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, रिसर्चर्स फ्रॉम विच इंस्टीट्यूट हैव रिसेंटली अनवेल्ड इंडियाज फर्स्ट पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेनिक नीज नेम्ड कदम? और ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन ए है IIT दिल्ली, ऑप्शन बी है IIT मद्रास, ऑप्शन सी IIT हैदराबाद एंड ऑप्शन डी IIT बॉम्बे। और इसका जो उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा IIT मद्रास। देखेंगे यहाँ अगर देखें तो यहाँ जो आंसर लिखा हुआ है जिसका ऑप्शन सी लिखा हुआ है और या फिर IIT हैदराबाद लिखा हुआ है, ये IIT हैदराबाद ना होकर के ये IIT मद्रास द्वारा इसको विकसित किया गया है। और यहाँ आंसर जो है वो सी ना होकर के यहाँ बी ऑप्शन IIT मद्रास सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो है जो IIT मद्रास है उसके शोधकर्ताओं द्वारा भारत के पहले पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेनिक घुटने का अनावरण किया गया है। अगर इस घुटने को देखें तो ये जो है कि एक कृत्रिम घुटना है। इसको देखेंगे ये एक आर्टिफिशियल या फिर एक कृत्रिम घुटना है जो कि स्वदेश में ही विकसित किया गया है और इसको नाम दिया गया है कदम। इसको नाम कदम दिया गया है और ये IIT मद्रास के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया है। यहाँ देख सकते हैं कदम एक पॉलीसेंट्रिक घुटना है जो घुटने के कृत्रिम अंग के लिए सोसाइटी फॉर बायोमेडिकल जो टेक्नोलॉजी है SBMT और जो मोबिलिटी इंडिया है उसके सहयोग से इसको बनाया गया है और यह एक जो है कि मेड इन इंडिया उत्पाद भी है। तो इस प्रकार देखेंगे इसका जो ऑप्शन बी है IIT मद्रास इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किसे अप्रैल 2022 में संघ लोक सेवा आयोग UPSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? और ऑप्शन इसमें देख लेंगे, ऑप्शन ए है स्मिता नागराज, ऑप्शन बी है भारत भूषण व्यास, ऑप्शन सी है प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी और ऑप्शन डी है डॉक्टर मनोज सोनी। यहाँ देखेंगे हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इन अप्रैल 2022 और ऑप्शन देखेंगे स्मिता नागराज, बी है भारत भूषण व्यास, सी प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी और ऑप्शन डी है डॉक्टर मनोज सोनी। और इसमें ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डॉक्टर मनोज सोनी को जो है UPSC का जो है कि नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। यहाँ देख सकते हैं 5 अप्रैल 2022 को डॉक्टर मनोज सोनी को जो है संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में जो है कि नियुक्त किया गया या फिर उन्होंने पदभार ग्रहण किया तथा उनका जो कार्यकाल होगा वो 27 जून 2023 तक रहेगा। अब यहाँ देखेंगे संघ लोक सेवा आयोग को
तो संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। देखेंगे यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं उनकी जो नियुक्ति की जाती है वो जो है कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और जो राज्य लोक सेवा आयोग हैं उनके जो अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति जो की जाती है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अब हम इसमें देख लेंगे और इसको जो है कि किस आर्टिकल से ये संबंधित है कि यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति जो है कि राज्यपाल द्वारा की जाती है। ये अनुच्छेद जो है कि 216(1) से संबंधित हैं। वही अगर हम लोक सेवा आयोग देखें तो ये जो है कि किस अनुच्छेद से संबंधित है, अनुच्छेद 315 में जो है लोक सेवा आयोग संघ व राज्यों के लिए उसको जो है कि अनुच्छेद जो है कि 15 में दिया गया है। आज के लिए इतना ही, आगे के प्रश्न अगली क्लास में डिस्कस किए जाएंगे। थैंक यू।